हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पॉलिटी PYQ सीरीज़ के लगभग लास्ट वीडियो तक पहुंच गए हैं। इसके बाद एक और वीडियो आएगा और उसके बाद आपका पॉलिटी का PYQ सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने जितने प्रश्नों को चर्चा कर लिया है वो सभी टॉपिक वाइज थे और अब हम मिसलेनियस टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस पे चर्चा कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आपका पहला प्रश्न है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक मूल अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या विधिक अधिकार है। ठीक है, भारत में निर्वाचित होने का अधिकार, मताधिकार और निर्वाचित होना यानी कि इलेक्शंस के लिए। ठीक है, तो राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड ये कैसा अधिकार है? भारतीय संविधान का अधिकार है, नैसर्गिक मतलब कि नेचुरल राइट है, फंडामेंटल राइट है या लीगल या स्टैट्यूटरी राइट है। ठीक है, तो देखिए अगर हम देखें भारतीय संविधान में तो अनुच्छेद 325 और 326 और अनुच्छेद 326 ये प्रावधान करते हैं इलेक्शंस के संबंध में। जैसे कि अनुच्छेद 325 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जा सकता, यानी कि इस भेदभाव के बिना सबका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। और 326 ये कहता है कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष या उससे ऊपर है अर्थात वयस्क है उसका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा और वो वोट डालने का अधिकारी होगा। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। आप इसमें सी को सही लगाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? ठीक है, जब भी प्रश्न में नहीं जैसा शब्द आता है तो उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि वहीं पर छोटी सी मिस्टेक होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो पहला, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। ठीक है, और यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। ठीक है, आपसे पूछा गया भारतीय संघ राज्य की पद्धति की कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि हमने अपने संविधान में जो पहला आर्टिकल लिखा है उस पहले आर्टिकल में लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, हमने फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, परिसंघ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। और इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर क्लियर करते हैं कि हमने परिसंघ के स्थान पर संघ शब्द का प्रयोग इसीलिए किया है क्योंकि इसकी कुछ प्राथमिकताएं, इसके कुछ लाभ हैं। ठीक है, और वास्तविक अंतर यह है परिसंघ और संघ में, जहां पर हम शुरुआत से देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे यहाँ जो परिसंघ बन रहा है, जो राज्यों का संघ बन रहा है, वह एक सहमति का परिणाम नहीं है पूर्णतः। कुछ राज्यों ने, कुछ देसी रियासतों ने सहमति नहीं दी थी लेकिन उन्हें हमें अपना अंग बनाना पड़ा। तो एक तरीके से पूर्णतः सहमति का परिणाम नहीं है हमारा परिसंघ। तो अगर हम ये कहें कि हम संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच में एक सहमति का परिणाम है तो यह बिंदु तो गलत है। ठीक है, अगर हम देखें तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। आपको 7th शेड्यूल पता है, 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जहां शक्तियों का स्पष्ट विभाजन आपको देखने को मिलता है। और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए अपर हाउस में जैसे हम अमेरिका को एज अ मॉडल फेडरेशन लेते हैं तो वहां पर स्टेट्स का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो सहमति का परिणाम है, यानी कि डी ही इसका सही आंसर होगा क्योंकि यही एक है जो हमारे संघ का फीचर नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं, किस लिए किए गए हैं? ठीक है, तो अब आप देखिए 5वीं और 6ठी अनुसूची पर मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करने में
कम से कम 6 से 7 बार इससे रिलेटेड आपको प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो आप बिल्कुल इसमें अब तक तो याद हो गया होगा इतने वीडियोस देखने के बाद कि 5वीं और 6ठी अनुसूची जहां भी आए वहां पर आपको अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण लगा देना है। इसमें कोई भी डाउट ही नहीं है। 5वीं और 6ठी अनुसूची जितनी बार हम लोगों ने डिस्कस की है हमेशा ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए डिस्कस की है। तो बहुत सिंपल है। राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण, पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों का नियंत्रण, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए आपको ये विकल्प देख के ही अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि आप कई बार इस प्रश्न का उत्तर डिस्कस कर चुके हैं हम खुद अपने वीडियो में और आप लोगों ने देखा भी है। तो यहाँ पर इस पर दोबारा डिस्कशन की, चौथी बार डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है मुझे लगता है। तो देखिए 5वीं अनुसूची किन के लिए है? असम के लिए, मेघालय के लिए, त्रिपुरा के लिए, है ना, मिजोरम के लिए। और इसके साथ साथ 6ठी अनुसूची में भी जो ट्राइबल एरिया हैं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के, उनके प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, ये सब आर्टिकल 244 से रिलेटेड भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बिंदु दर बिंदु पहले से चर्चा कर रखी है। अगर आप रेगुलर इन चीज़ों को देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में नियोजन से यानी कि प्लानिंग से किसका संबंध है? ठीक है, भारत में नियोजन अर्थात प्लानिंग से किसका संबंध है? वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय और संसद। ठीक है, देखिए भारत में जो योजना बनाने का काम था, ये वर्ष 2014 का प्रश्न है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2014 में इसे क्यों पूछा गया होगा। योजना आयोग के ख़त्म होना, नए नीति आयोग का बनना और ये सारी चीज़ें। तो भारत में देखिए योजना बनाने का, जब तक पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, तो योजना बनाने का जो सिस्टम था, जो प्रणाली थी, उसमें सबसे पहले 5 ईयर प्लान जो है, पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं, ये बनाता था प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग से ये पूरी की पूरी योजना जाती थी राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद जाती थी ये योजना। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में आपको पता है, इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते थे। ठीक है, और राष्ट्रीय विकास परिषद से अप्रूवल के बाद यह योजना जाती थी संसद में अप्रूवल के लिए, और जब भारतीय संसद इसको अप्रूव कर देती थी तो इसे भारत की पंचवर्षीय योजना मान लिया जाता था। ठीक है, तब इसे हम ऑफिशियल पंचवर्षीय योजना मानते थे। यही थी योजना बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, तो अब इन ऑप्शंस में देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय विकास परिषद योजना बनाने का अंग है, योजना आयोग दिया नहीं गया है, और इसके बाद संसद इसका अंग है। ठीक है, ये मंत्रालय अपने मंत्रालय के विकास संबंधी कार्य करते हैं, और वित्त आयोग का कार्य आपको पता है क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज अमंग द यूनियन एंड स्टेट्स, केंद्र व राज्य के मध्य जो कर राजस्व है उसके वितरण से संबंधित है वित्त आयोग। तो इसका उत्तर 1 और 5 होगा, सॉरी 2 और 5 होगा, 1 नहीं सॉरी, तो सी होगा। ठीक है, इसका उत्तर सी होगा, और इस प्रकार आप इस प्रश्न को समझ सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है? ठीक है, देखिए जो दल बदल विरोधी कानून है वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1985 में जोड़ा गया। तो आप पहली बात तो ये नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ये एक्चुअली राजीव गांधी की गवर्नमेंट के समय में किया गया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य ये था कि जो सांसदों की खरीद फरोख्त होती है, जिसको बोलचाल में हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, उसको रोकने लिए, उसको प्रतिबंधित करने के लिए कि आपके दलों के सांसद कोई और तोड़ न ले, दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। संविधान में संशोधन किया गया 1985 में, 1985 में, और इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब देखिए दल बदल क्या होता है, तो इस कानून के अंतर्गत दल बदल को कुछ परिदृश्यों में देखा गया। जैसे अगर आपकी पार्टी से कोई विधायक या सांसद बना है आपके सिंबल पर,
ठीक है, और वो पार्टी व्हिप का उल्लंघन करता है या अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो इसको हम दल बदल कहेंगे। ये पहला सिनेरियो है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब आपका सांसद या विधायक, जब कोई भी एक सांसद या विधायक निर्दलीय चुना गया हो और पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाए, तो इसको भी हम दल बदल मानेंगे। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो नॉमिनेटेड है, मनोनीत है, ठीक है, तो वो 6 महीने के भीतर किसी भी दल में शामिल हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसके बाद हो रहा है तो उसको हम दल बदल मानेंगे। ठीक है, और किसी भी विधायक को दल बदल करने की स्थिति में जो है उसकी संसद सदस्यता या विधायिका की सदस्यता जा सकती है। ये सारे प्रावधान आपको 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किए गए थे और ये जो है दल बदल विरोधी कानून बना था 1985 में, संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे शामिल किया गया और ये राजीव गांधी गवर्नमेंट के समय में किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? ठीक है, ये डिस्क्रिशनरी पावर या विवेकाधीन शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति शासन अगर लगना है, ठीक है, 356 में, तो उसके लिए एक कंडीशन होती है कि राज्यपाल रिपोर्ट दे तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि राज्यपाल अगर रिपोर्ट नहीं भी दिए हैं और राष्ट्रपति को ये लगता है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। यानी कि रिपोर्ट कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है, लेकिन राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में पीरियोडिकल रिपोर्ट वैसे भी राज्यपाल को देनी होती है सेंटर को, और संवैधानिक तंत्र की विफलता की रिपोर्ट वे दें या ना दें ये उनकी मर्जी पर है, ये उनका विवेकाधिकार है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो सही है। मंत्रियों की नियुक्ति की अगर बात करें तो सरकार जो बहुमत में होती है, ठीक है, तो संविधान क्या कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, यही केंद्र में राष्ट्रपति के लिए है और राज्य में राज्यपाल के लिए। तो वास्तव में मंत्रियों की नियुक्ति उनके मन की बात नहीं है, ये उनके क्या कहेंगे उसको, विवेकाधिकारी शक्ति नहीं है। ये केवल जिन लोगों को रिकमेंड किया जाएगा उन्हें ही मंत्री बनाएंगे, तो यह चीज़ उनका विवेकाधिकार नहीं है। तीसरा, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों का संरक्षण करना। ठीक है, तो राज्यपाल के पास एक विवेकाधिकार ये होता है। ठीक है, जैसे आप वीटो पावर्स पढ़ते होंगे राष्ट्रपति की और राज्यपाल की भी आपने पढ़ी होगी, तो राज्यपाल के पास जब कोई विधेयक सहमति के लिए जाता है तो वो अपनी सहमति दे सकते हैं, अपनी सहमति रोक सकते हैं, रिकंसिडरेशन यानी पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, या उनके पास एक विशिष्ट शक्ति ये है कि वे विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ संरक्षित कर रख सकते हैं, यानी कि रेफर कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि आप इस पर अपनी सहमति दीजिए। ठीक है, तो अगर ऐसी चीज़ है तो ये वे अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ये उनकी विवेकाधिकारी शक्ति है, इस पर उन्हें किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, राज्य सरकार के व्यवसाय का संचालन करने के लिए नियम बनाना। ये जो है राज्य सरकार किस प्रकार से कार्य करेगी, तो यानी राज्य सरकार के कार्य नियम बनाना, यह जो शक्ति है, यह शक्ति सरकार के पास ज़रूर है, लेकिन ये राज्यपाल का विवेकाधिकार नहीं है। ठीक है, ये राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं, तो ये वाला पॉइंट भी गलत है। तो इसमें आपका फर्स्ट और थर्ड सही है, आप इसमें बी लगा सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय के काम है? ये कैबिनेट सेक्रेटरीट की बात हो रही है, मंत्रिमंडल सचिवालय यानी कैबिनेट सेक्रेटरीट। ठीक है, देखिए कैबिनेट सेक्रेटरीट का गठन जो होता है वो भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961 और कार्य आवंटन नियम 1961 के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो ये जो मंत्रिमंडल सचिवालय है ये क्या करता है? मंत्रिमंडल के बैठकों की कार्यसूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयीय सहायता देना और मंत्रालयों के वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या करता है। देखिए मंत्रिमंडल सचिवालय जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है। ठीक है, जितना भी कैबिनेट की बैठक होगी
उस कैबिनेट की बैठक का एजेंडा तैयार करना, उस एजेंडा को कैबिनेट मिनिस्टर्स में सर्कुलेट करना, ये सबसे पहला काम है उसका, क्योंकि वो कैबिनेट सेक्रेटरीट वही है। तो उसको कैबिनेट की बैठक ऑर्गेनाइज करना, उसके एजेंडा को बनाना, एजेंडा सर्कुलेट करना और एजेंडा के हिसाब से काम करना, ये उसका पहला काम है। तो कार्यसूची तैयार करना बैठक की, ये उसका इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, जो भी कैबिनेट कमिटीज होती हैं, ठीक है, उन कैबिनेट कमिटीज को सेक्रेटरियल असिस्टेंस देगा ये, मतलब उनके लिए एक तरीके से इंफॉर्मेशन हाउस का काम करेगा। जो भी जानकारियां उन्हें चाहिए, जैसी भी उनको सहायता चाहिए, वो सब देने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरीट होता है। ठीक है, क्योंकि ये कमिटीज भी कैबिनेट की ही हैं। ठीक है, तीसरा मंत्रालयों के वित्तीय संसाधनों का आवंटन। देखिए, मंत्रालय के वित्तीय संसाधनों का आवंटन कैबिनेट सेक्रेटरीट नहीं करता है, ये काम वित्त मंत्रालय का होता है। ठीक है, तो 1 और 2 सही है, तो आप इसमें सी लगाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्ग को निःशुल्क व सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। दूसरा, यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। ठीक है, ओके। तो देखिए, जो नालसा का गठन होता है ना, वो नालसा का गठन वास्तव में एक अधिनियम बनाया गया, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। ठीक है, ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत गठित किया गया। ठीक है, और यह अधिनियम लागू होता है 9 नवंबर 1995 को। ठीक है, ये लागू होता है 9 नवंबर को 1995 में, यानी कि 1995 में ये लागू होता है। ठीक है, इसके गठन का उद्देश्य क्या था? इसके गठन का उद्देश्य था, देखिए, समान न्याय और मुफ्त न्यायिक सहायता, ये डीपीएसपी का एक सिद्धांत है। ठीक है, तो वे लोग जो न्याय की सेवाओं को प्राप्त करने में वंचित हैं, उन लोगों तक सहज, सरल और पहुंच वाला न्याय उपलब्ध कराना, जिसमें क्वालिटी भी हो। ठीक है, तो इसका उद्देश्य जो था वो समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क व सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह बिंदु सही है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, ये देश भर में विभिन्न राज्यों के जो विधिक सेवा प्राधिकरण होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है और उनको जो भी योजनाएं हैं, विधिक कार्यक्रम और योजनाएं हैं, उनको निर्देश जारी करके लागू करवाता है। तो ये इसका दूसरा काम है। तो इस तरह से ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आप इसमें सी लगा सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों की प्रकृति और विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? ठीक है, तो चाहे व्यक्तिगत वन अधिकार हो या सार्वजनिक वन अधिकार हो, सामुदायिक वन अधिकार हो, यानी कि जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स हैं, ठीक है, जो सोशल फॉरेस्ट्री जैसा चीज़ है, तो उसके लिए कौन प्राधिकारी होगा, उसको बढ़ाना है, उसकी सीमाओं को निर्धारित करना है। तो ये काम कौन करेगा? राज्य का वन विभाग करेगा, जिला कलेक्टर करेगा, तहसीलदार करेगा, या बीडीओ करेगा, या ग्राम सभा करेगी? देखिए, इस अधिनियम की चर्चा करी है हम लोगों ने कम से कम 2 से 3 बार विभिन्न क्वेश्चंस में, और वहाँ पर ये आपको समझाया गया है कि जो ग्राम सभा होती है वो जो फॉरेस्ट राइट्स हैं, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, इन सब पर डिसीजन लेने की अथॉरिटी होती है ट्राइबल एरियाज़ में। ठीक है, तो इसमें बिना किसी शक के आप इसमें डी लगा सकते हैं। आपका ए भी गलत है, बी भी गलत है और
सी भी गलत है, क्योंकि इनको विशिष्ट अधिकार दिया गया है कि चाहे वो दोनों की प्रकृति निर्धारण करना हो या विस्तार का निर्धारण करना हो, प्रारंभ इनकी इस संबंध में कार्यवाही का हमेशा ग्राम सभा के स्तर से होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में एक संशोधन शुरू किया जा सकता है और विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। दूसरा, यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन करना चाहता है तो संशोधन को भारत के सभी राज्यों की विधायिका द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम जब भी लाना है तो ये ध्यान रखिएगा, ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, पहली चीज। किसी भी सदन में लाया जा सकता है संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, दूसरी चीज यह है कि इस पर दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त है, यानी कि इसके लिए ज्वाइंट सेशन नहीं होगा। ठीक है, दोनों सदनों से अलग अलग पास कराना होगा। ठीक है, और तीसरी चीज यह है, इस पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति नहीं चाहिए। ठीक है, पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं है। और राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो नहीं कर सकते। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखिए, अगर ये कह रहा है कि केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है और दोनों सदनों से आपको अलग अलग पारित कराना होगा। दूसरा, अगर ये संघीय चरित्र में परिवर्तन कर रहा है संविधान संशोधन, यानी कि इसके संशोधन के जो प्रस्ताव हैं वे ऐसे हैं जो संघीय ढांचे से संबंधित हैं, जैसे कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव और उसका तरीका, उपराष्ट्रपति, राज्यों की और संघ की कार्यकारी शक्तियां, उच्च न्यायालयों के अधिकार, है ना, राज्यों का प्रतिनिधित्व संसद में, कुछ ऐसी चीजें चेंज कर रहे हैं। ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को लेकर, तो ये संघीय ढांचे को लेकर के है। अगर ऐसा करना है तो आपको कम से कम आधे राज्यों, सभी नहीं, आधे राज्यों की विधायिका से सहमति लेनी होगी। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट भी गलत है। कम से कम आधे राज्यों की विधायिकाएं अगर सहमत होंगी तभी ये लागू होगा। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। आपसे पूछा गया कौन से सही हैं, तो आप बताइए डी, ना तो 1 ना तो 2। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संसदीय सरकार के संस्थागत रूप से निहित हैं? ठीक है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्री तब तक पद पर रहते हैं जब तक वे संसद के लिए उपयोगी पात्र होते हैं। मंत्रिमंडल का मुखिया राज्य का प्रमुख होता है। ठीक है, देखिए सिंपली यह है कि मंत्रिमंडल में केवल वो व्यक्ति मंत्री हो सकता है जो संसद का सदस्य हो। यदि मंत्री बनते समय वो संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा, मंत्री तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक वे संसद के लिए उपयोगी पात्र होते हैं। देखिए, उपयोगी पात्र जो ये कहना चाहता है उसका तात्पर्य यह है कि वे संसद में बहुमत में होते हैं, यानी संसद का विश्वास उनके साथ होता है। ठीक है, तो जब तक सरकार बहुमत में रहती है तभी तक वो मंत्री रहते हैं। और जो मंत्रिमंडल का मुखिया है वो राज्य का प्रमुख होता है। देखिए, राज्य का प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति होता है। मंत्रिमंडल का मुखिया राज्य का प्रमुख नहीं होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो 1 और 2 सही है, तो आप इसमें केवल ए लगा दीजिए, यानी कि 1 सही है, 2 सही है, लेकिन 3 गलत है। भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा मिल जाता है तो वह किन किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है? ठीक है, अगर किसी सांप्रदायिक वर्ग को आपने स्टेटस दे दी है माइनॉरिटी की,
अल्पसंख्यक की, तो क्या फर्क पड़ेगा? पहला ये कि यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन कर सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स में जब आप पढ़ेंगे राइट फॉर माइनॉरिटीज़, तो आपको मिलेगा कि अल्पसंख्यक समुदाय अपने लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर सकता है और उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति स्वयमेव इस संप्रदाय या समुदाय के प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। देखिए, लोकसभा में मनोनीत नहीं होता है। पहले तो लोकसभा में मनोनीत होते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग, लेकिन वो भी अब नहीं होंगे। ठीक है, उनको भी मनोनीत करने की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। तो वर्तमान में तो ऐसा कोई मनोनयन का प्रोसीजर है नहीं, और अल्पसंख्यकों के लिए अलग से तो कोई ऐसी व्यवस्था की नहीं गई थी। यह संप्रदाय या समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकता है। देखिए, 15 पॉइंट प्रोग्राम जो था, ठीक है, वो भारत सरकार द्वारा संचालित है, और इसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। तो आप ये सही मान सकते हैं। तो 1 और 3 सही है, तो आप इसमें सी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपर्युक्त उपबंधों में से पूरे कौन से होते हैं? तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, ठीक है, सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, वो क्या डीपीएसपी को पूरा करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए है, या फंडामेंटल राइट्स के अनुरूप है? ठीक है, तो देखिए, जब आप देखेंगे, डीपीएसपी पढ़े हैं आपने और डीपीएसपी तैयार भी है आपका, तो आप देखेंगे कि डीपीएसपी के अंतर्गत ये प्रावधान किए गए हैं कि सामाजिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी सरकार की ओर से। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल सही जो चीज़ है वो है डीपीएसपी। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं आ सकता, और सरकार द्वारा जो आपको सहायता उपलब्ध कराई जा रही सामाजिक सहायता, ये फंडामेंटल राइट्स का भी पार्ट नहीं है। तो आप इसमें केवल 3 लगा सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन कहता है कि मंत्रियों की सूची में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखिए, जो मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या है, ठीक है, उसके संबंध में एक बार संविधान संशोधन किया गया, और वो था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में किया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया गया था? अनुच्छेद 75 में आर्टिकल 75 में एक पार्ट जोड़ा गया जो है 1A। ठीक है, जो ये कहता है कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री सहित सारे मंत्रियों की अधिकतम संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, यही चीज स्टेट में भी लागू है। ठीक है, स्टेट में भी मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कुल विधानसभा की सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये तो अब आपको क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताइएगा कि दिल्ली में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? दिल्ली मतलब दिल्ली संघ शासित क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका उत्तर तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम है। ठीक है, वास्तव में एक आयोग बनाया गया था संविधान की समीक्षा के लिए। ठीक है, जो संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था। इस आयोग ने यह रिकमेंडेशन दी थी कि केंद्र में मंत्रियों की संख्या या सरकार में मंत्रियों और प्रधानमंत्री की कुल संख्या मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। वास्तव में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कई बार हमने भारतीय संसदीय इतिहास में, मतलब इसमें राज्यों की विधायिका को भी शामिल कर लीजिए, ये देखा है कि दल बदल करने वाले लोगों को मंत्री पद ऑफर कर दिया जाता था। ठीक है, इसके कई क्लासिकल केसेस भी रहे जहां पर पूरे के पूरे
विपक्ष से दल तोड़कर आए लोगों को सबको मंत्री तक बना दिया गया। ऐसी घटनाएं भी राज्यों में हुई। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आप मंत्री परिषद की संख्या सीमित रखें। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में एक्चुअली एक लाइन भी है, एक फेज भी है जो कहता है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो द साइज ऑफ गवर्नमेंट शुड बी मिनिमम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस अनुसूची में कुछ राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, तो शेड्यूल्ड एरियाज के लिए तीसरी सूची है, 5वीं है, 7वीं है, 9वीं है। तो 5वीं और 6ठी अनुसूची अभी अभी आप लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, और ये अनुच्छेद 244 1 के अंतर्गत है। तो आप इसके साथ अनुच्छेद में आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। 244 1 के अंतर्गत है। तो ये अनुसूचित क्षेत्रों की बात करता है। ठीक है, और अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे, राज्यपाल की सलाह से करेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसके तहत निम्नलिखित में से एक संविधान संशोधन अधिनियम उनकी संख्या बढ़ाकर 22 कर दिया गया। ठीक है, सिंपली ये पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, अब ये 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वास्तव में 4 नई भाषा बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ठीक है, इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। ठीक है, और इसके बाद इसमें भाषाओं की संख्या हो गई थी 22। ठीक है, तो ये बहुत पुराना सा प्रश्न है। अभी आगे भी भाषाएं जोड़ी गई हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक सुधार के लिए भारत सरकार ने द्वारा वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया? ठीक है, ऑप्शन है आपका पुलिस सुधार, कर सुधार, तकनीकी शिक्षा में सुधार या प्रशासनिक सुधार। ठीक है, देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत में 2 प्रशासनिक सुधार आयोग बनाए गए। ठीक है, ARC जिसको कहते हैं, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो बनाया गया था वो वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बनाया गया था और इसका गठन किया गया था 31 अगस्त 2005 को। ठीक है, इसने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी और आपसे एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट्स आपसे इसकी रिकमेंडेशंस पर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और मेंस की राइटिंग में भी इसके आंसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इन्होंने कई क्षेत्रों में अपनी रिपोर्ट्स दी, जैसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होगी, एथिक्स इन गवर्नेंस क्या होगी, तो बहुत सारी चीज़ों पर इन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी। जो आपदा प्रबंधन है उस पर क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो इन सब पर इनके रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, जो आपको पढ़नी चाहिए, इसकी जिस्ट कम से कम आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र जो है वो देश का लद्दाख है, एरिया वाइज। ठीक है, जो लगभग 1,73,266 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा जो निर्वाचन क्षेत्र है वो लद्दाख है। इसमें आपको ये याद रखना है हमेशा के लिए। और अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के 76वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा राज्य द्वारा दिया जाने वाला एक मौलिक अधिकार स्थापित किया गया। दूसरा, सर्व शिक्षा अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में भी कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करना चाहता है। तीसरा, शिक्षा को भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो देखिए पहला कथन जो ये कह रहा है कि 76वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये जोड़ा गया था, तो यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई। ये 76वां संविधान संशोधन नहीं था, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था जिसके द्वारा 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना मौलिक अधिकार बना दिया गया। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करना चाहता है। देखिए सर्व शिक्षा अभियान जो है वो देश में सभी गांवों तक, स्कूलों में जो लड़कियां हैं, बच्चे हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हैं, जो विषम परिस्थितियों में रह रहे बच्चे, उन सबको
विशेष ध्यान देते हुए ये अभियान चलाया गया, सभी को शिक्षा देने के उद्देश्य से चलाया गया और इसमें कंप्यूटर शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया क्योंकि अपडेट किया जा सके। तो ये पॉइंट सही है, ये पॉइंट आपका गलत हो गया था। शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया। देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, है ना, ये इंदिरा गांधी के समय में किया गया था और इसमें इन्होंने शिक्षा, वन, वन्य जीव संरक्षण, पशुओं और पक्षियों की सुरक्षा, न्याय प्रशासन, बाट और माप, ये सारे विषयों को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया था। तो शिक्षा भी उसमें से एक विषय थी जिसको समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया था। तो तीसरा सही है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा सही है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है, तो आप इसमें सी लगा दीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, इट इज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 301 जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित नहीं है, 300A राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 300A है जो राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 301 जो संबंधित है वो इंटरस्टेट ट्रेड से है। ठीक है, जो व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है उससे है। ठीक है, तो ये व्यापार, वाणिज्य आदि की स्वतंत्रता से है, व्यापार, वाणिज्य आदि की स्वतंत्रता। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहले ये मौलिक अधिकार था 19(1)(f) के अंतर्गत, लेकिन इसको हटा करके 300A के अंतर्गत एक संवैधानिक और कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। अनुच्छेद 300A को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्र की कांग्रेस सरकार द्वारा भारत के संविधान में शामिल किया गया था। देखिए, 300A को 74वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा तो शामिल किया गया था, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम इंदिरा गांधी के समय में हुआ, जो कांग्रेस सरकार थी। उसके बाद इनकी सरकार नहीं रहती है और उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनती है, जिसके प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। ठीक है, तो ड्यूरिंग जनता पार्टी गवर्नमेंट जो इश्यूज और प्रॉब्लम्स हुई थी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से, उनको करेक्ट करने के लिए और बेहतर करने के लिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। तो यहां पर जो कांग्रेस सरकार लिख दिया गया, इस वजह से ये गलत हो गया। इस समय आपकी जनता पार्टी की सरकार है या जनता सरकार है, जिसके अध्यक्ष है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो पहला गलत है, तीसरा गलत है, केवल 2 सही है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि हमने आपसे आज जो चर्चा करी वो मिसलेनियस टॉपिक से आए हुए अलग अलग क्वेश्चंस की चर्चा करी, और अब इसके बाद सिर्फ कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं जिनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आप अपना फीडबैक देते रहिएगा और पूरे वीडियो सीरीज को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। आपके सारे PYQs इन डिटेल कवर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।